आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। महज कुछ माह के भीतर सूबे की राजनीति में तीसरे विकल्प के तौर पर उभरी पार्टी के पीछे पार्टी के कई चेहरों की मेहनत है। ऐसे ही एक कर्मठ नेता है दिनेश मोहनिया, जो उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। दिनेश मोहनिया दिल्ली के संगम विहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। दिनेश मोहनिया को फरवरी 2015 से अगस्त 2015 तक डीडीसी साउथ का चेयरमैन भी बनाया गया था। उन्हें साल 2015 से 2020 तक एस्टिमेट्स कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। इसी दौरान साल 2015 से साल 2020 तक वो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे। दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चेयरमैन रहने का रिकॉर्ड भी दिनेश मोहनिया के नाम है। 2020 में उन्हें उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का इंचार्ज बनाया गया। इस वक्त दिनेश मोहनिया 2022 में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के मकसद से दिन रात काम कर रहे हैं और ऐसे में हमने उनसे की खास बातचीत। लोगों को ये पता है कि जो आम आदमी पार्टी कहेगी वो करेगी। कांग्रेस कहती है तो लोग भरोसा नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी कहती है तो भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो दिल्ली का सैंपल, दिल्ली का मॉडल लोगों के सामने है। आप ये देखेंगे कि 2022 के जो चुनाव परिणाम होंगे वो सबके लिए अप्रत्याशित होंगे। जनता के लिए कुछ सुख सुविधाओं की बात होती है तो पैसे का रोना क्यों रोया जाता है। जब से देश आज़ाद हुआ है उससे हर जनप्रतिनिधि फ्री बिजली का उपयोग कर रहा है। आज हम जब जनता को फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि संभव सब कुछ है, बस जरूरत है किसी भी चीज को ईमानदारी से करने की। जरूरत है एक ईमानदार सरकार की जिसकी राह पिछले 21 सालों से उत्तराखंड देख रहा है। केवल 5 काम गिना दीजिए पिछले 5 सालों में उन्होंने किए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है कि केवल काम किया है तो वोट दीजिए। देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से हिंदुओं के पवित्र स्थलों पे कब्जा करने का काम कर रही है। जो वादे हम जनता के साथ करेंगे उनको पालन करेंगे। यहाँ के लोगों ने जो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, इतना भारी बहुमत दिया 57 सीटों का, केवल इसलिए दिया कि आप मुख्यमंत्री खेलते रहे पूरे 5 साल तक, कि भाई जिस मुख्यमंत्री पे आपका भरोसा नहीं है उस पर जनता कैसे भरोसा करे। उत्तराखंड का चुनावी समर और विधानसभा चुनाव, ये वो वक्त है जब हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। पहले उत्तराखंड के चुनाव जहां बीजेपी और कांग्रेस पे केंद्रित थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसी पार्टी का पदार्पण होता है जिसको कहते हैं कि जो वो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में कदम रखा और ये कहा कि वो सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो ऐसे में उत्तराखंड में जो मुकाबला द्विपक्षीय लग रहा था वो अब 3 पार्टियों के बीच दिख रहा है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। खासकर आम आदमी पार्टी इन चुनावों में कई वादे जनता से कर रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी एक अलग राजनीति के लिए जानी जाती है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिन्हें कहा जाता है कि उत्तराखंड के चुनावों के लिए राजनीति के वो चाणक्य हैं जो इस वक्त सारी राजनीतिक बिसात उत्तराखंड में बिसा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल, चुनावी वादे और उसके बाद उस पर अमल करना। हालांकि आम जनमानस के मन में यही सवाल रहता है कि वादे तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के वादे में ऐसा क्या है जो पूरा होके रहेगा? देखिए, हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन काल में अगर कुछ कमाया है, कुछ अर्न किया है, तो वो किया है लोगों का भरोसा। लोगों को ये पता है कि जो आम आदमी पार्टी कहेगी वो करेगी, और हमने दिल्ली में करके दिखाया है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो लोग भरोसा करते हैं कि 300 यूनिट मिलेगी। जब हम कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तो लोग भरोसा करते हैं कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन जब यही बात कांग्रेस कहती है तो लोग भरोसा नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी कहती है तो भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज़, आप अगर एक छोटा सा सामान भी परचेज करते हैं तो एक सैंपल लेते हैं उस चीज़ का कि भाई ये सैंपल दिखा दीजिए, हम उसके हिसाब से तय करेंगे। तो दिल्ली का सैंपल, दिल्ली का मॉडल लोगों के सामने है। लोगों ने देखा है कि आम आदमी पार्टी जो कहेगी वो करेगी और लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। निश्चित तौर पे फिर उत्तराखंड के लोग भी भरोसा कर रहे हैं और उत्तराखंड में जो प्यार और आशीर्वाद जनता से मिल रहा है, आप ये देखेंगे कि 2022 के जो चुनाव परिणाम होंगे वो सबके लिए अप्रत्याशित होंगे और लोगों का जो प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है लोगों का, और लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश में एक विकल्प जो आम आदमी पार्टी के रूप में उनको मिला है उसको वो और आगे तक लेके जाएं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये रहता है कि शहरी इलाकों की बात छोड़िए,
सीमांत दुर्गम इलाकों की अगर बात करें उत्तराखंड की, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है। और ये वो वादे हैं जो हर पार्टी चुनाव में करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास ऐसी प्लानिंग कौन सी है? क्योंकि कहते हैं कि जब राजनीति ऊपर दुर्गम इलाकों में चढ़ती है तो वहाँ हाँफना शुरू हो जाता है। ऐसे देखिए में आपके पास क्या ब्लूप्रिंट? हमारा ये मानना है कि यही सेम परिस्थितियाँ दिल्ली में भी थी। दिल्ली में भी लोगों को लगता था कि विकास बहुत है, लेकिन विकास वो केवल एक लुटियन दिल्ली तक होता था। और जब थोड़ा सा भी आप दिल्ली के बाहरी एरियाज़ में जाते थे तो ऐसी स्थिति होती थी कि पीने का पानी नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप हमारी कंस्टिट्यूंसी में आइए, देखिए बाहरी एरिया में क्या इलाज है, क्या तरीके से हमने काम किया है। मुझे लगता है कि इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो है नीयत का। अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, आप ये चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, गांव-गांव सड़कें पहुंचनी चाहिए, वहां पर बिजली फ्री मिलनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो फिर हो सकता है। ज़रूरत है ईमानदार सरकार की और नीयत वाली सरकार की जो उस प्रदेश में कुछ कर सके। फिर लोग कहते हैं कि जी आप पैसा कहाँ से लाएंगे? तो मैं लोगों से केवल इतना कहता हूँ कि जब किसी नेता का घर बनना होता है, किसी नेता के लिए हवाई जहाज खरीदना होता है, उसके लिए हेलीकॉप्टर खरीदना होता है, तब तो कभी कभी पैसे की कमी नहीं होती। कभी नेताओं के लिए कुछ सुविधाओं की जरूरत होती है तो कभी पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन जब जनता की सुविधाओं की बात आती है, जनता के लिए कुछ सुख सुविधाओं की बात आती है, तो पैसे का रोना क्यों रोया जाता है? जब एक एमएलए, एक एमपी, और आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है उससे हर जनप्रतिनिधि फ्री बिजली का उपयोग कर रहा है, तब तो पैसे की कमी नहीं हुई। आज हम जब जनता को फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो सुख सुविधाएं किसी नेता को मिल रही हैं वो जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसका कारण बताया जाना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं, मेरे को तो सबसे पहले उनसे ये कहना है कि आप अपनी जो फ्री बिजली मिल रही है उसको छोड़िए, उसका त्याग कीजिए, तब जनता के ऊपर बोलिए। अब ये तो नहीं ना कि आप खुद तो फ्री बिजली ले रहे हैं, खुद फ्री पानी ले रहे हैं, और वो सब जनता की कमाई का पैसा है, आपकी कमाई का पैसा नहीं। जनता जो टैक्स के रूप में दे रही है उससे आपकी सुख सुविधाएं चल रही हैं, लेकिन वो सुख सुविधाएं जब लोगों को मिल रही हैं तब आपको परेशानी क्यों है? ये जवाब देना पड़ेगा इस टाइम इन पार्टियों को। लेकिन जवाब आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्टी ये कहती है कि 300 यूनिट बिजली की बात तो अगर हम चलिए मान लेते हैं, आपने कहा कि हम जो है उत्तराखंड में रोजगार देने जा रहे हैं हर युवा को। ये आपको लगता है नहीं एक बड़ा वादा आपने कर दिया है और जिसके लिए एक बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी को होने वाली है? देखिए, मैंने आपको बोला ना, मुश्किल कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए ईमानदारी से काम कीजिए, और ईमानदारी के साथ जब आप काम करते हैं तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। हमने कई उदाहरण दिए हैं, जब हमने काम किया तो लोगों का सहयोग मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, और हमने कई ऐसे चीज़ें अचीव की जो लोगों को लगता था कि हो ही नहीं सकता। जब आज से पहले जब आप कहते थे कि फ्री बिजली, तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। जब हमने कहा फ्री पानी, लोगों ने कहा ये तो भरोसा ही नहीं हो सकता। फिर हमने कहा जी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा कर सकते हैं, तो लोगों को भरोसा ही नहीं था। तो हमारा ये मानना है कि संभव सब कुछ है, बस ज़रूरत है किसी भी चीज़ को ईमानदारी से करने की और उसको इंटेंशन के साथ करने की। सब संभव है। उत्तराखंड में भी हर स्कूल अच्छा हो सकता है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती हैं, बिजली फ्री हो सकती है, रोड्स बन सकते हैं, लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। ज़रूरत है एक ईमानदार सरकार की, जिसकी राह पिछले 21 सालों से उत्तराखंड देख रहा है, और हर बार जो पिछली सरकार है उससे नाराज़ होके, उसके काम से नाराज़ होके एक दूसरी पार्टी को चुनने का ट्रेंड लगातार देख रहे हैं आप। लेकिन लोग कभी खुशी से किसी पार्टी को नहीं चुन रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पार्टी को हराना है, इसलिए दूसरी पार्टी को वोट दे दीजिए। तो जो अभी विकल्पहीनता की स्थिति इस प्रदेश की राजनीति में थी, उस विकल्पहीनता की स्थिति को आम आदमी पार्टी ने ख़त्म किया है, और एक बेहतर विकल्प के रूप में आज इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन कहते हैं ज़रूरत के हिसाब से रोज़गार बनाए जाते हैं। रोज़गार मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपके जो रोज़गार गारंटी कार्ड है उसने युवाओं में एक जो है एक उम्मीद सी बंधाई है। ऐसे में आपको भी ये लग रहा है कि कौन से वो सेक्टर्स होने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप काम करेंगे और उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक रोज़गार बन सकेगा? ये वो प्राइवेट सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, इसका ब्लूप्रिंट तो पहले से ही तैयार होगा। बिल्कुल, देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हमने कहा आते ही हम 1 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि आज 57,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। वो क्यों नहीं भरते? 57,000 एक बड़ा नंबर है लोगों को नौकरी के लिए। आपको सबसे पहले तो वो पद भरने चाहिए। उसके बाद 43,000 नौकरियां जो हैं वो नई जनरेट कर रही हैं हम। वो किस तरीके से करेंगे ये भी समझने की आवश्यकता है। जब आप स्कूल खोलेंगे,
तो उसमें आपको टीचर्स भी चाहिए, उसमें आपको चौकीदार भी चाहिए, उसमें सफाई वाला भी चाहिए, उसमें बाकी सुख सुविधाओं के लिए लोग चाहिए, तो सबकी नौकरियां मिलेंगी। फिर आप अस्पताल खोलेंगे तो नेचुरली उसमें डॉक्टर्स भी चाहिए, उसमें सफाई वाला भी चाहिए, उसमें वार्ड बॉय भी चाहिए, उसमें नर्सेज भी चाहिए। तो नौकरियां जनरेट करने का तरीका यही है कि आप लोगों की सुविधाओं की तरफ आप काम करें। हॉस्पिटल खोले, उसमें निश्चित तौर पर नौकरी निकलेगी। तो वो दोनों चीज़ें जनरेट हो रही हैं। आप अगर यहाँ पर जब हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो केवल आध्यात्मिक राजधानी ये नहीं है, उसमें टूरिज्म भी जुड़ता है। अगर मान लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक राजधानी यहाँ बननी चाहिए, तो कितने लाखों लोग इस प्रदेश में आएंगे, उनकी वजह से टूरिज्म डेवलप होगा, और टूरिज्म डेवलप होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो सब चीज़ों के ब्लूप्रिंट तैयार हैं, बस ज़रूरत है कि उनको एक तरीके से सिंक्रोनाइज करने की, कि किस तरीके से आप जब हम एक एक वादा कर रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं पलायन रोकना चाहिए, तो लोग कहते हैं पलायन कैसे रोकोगे। मैं कहता हूँ 3 चीज़ें आप पहाड़ पे प्रोवाइड कर दीजिए, लोग पहाड़ पे जो पलायन हुआ वो रिवर्स पलायन शुरू हो जाएगा। आप बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे दीजिए। भाई एक माँ बाप क्यों पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों के लिए स्कूल ही ठीक नहीं है, तो वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो मैदानों की तरफ जा रहे हैं, दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। आप अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे दीजिए। जब मेरे बूढ़े माँ बाप को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी बीमारी के टाइम पे, तो मैं नेचुरली प्लेन्स की तरफ भगूंगा, मैं दूसरे शहरों की तरफ भगूंगा। तीसरी चीज़ है रोजगार। रोजगार और अपार संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। छोटे छोटे रोजगार के साधन बहुत बड़ी संख्या में आप यहाँ पर ला सकते हैं। ये 3 चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। तो मतलब आपको किसी भी समस्या का लॉजिकल कॉज और उसका सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल बोल देने से कि पलायन रुक जाएगा, तो नहीं रुकेगा। उसका कारण क्या है, उन कारणों का सॉल्यूशन दे दीजिए। लेकिन इस बीच आप एक बड़ा चैलेंज ले रहे हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने कहा स्वास्थ्य सेवाएं जब खुलेंगी तो रोजगार पैदा होंगे, सूक्ष्म लघु उद्योग जब होंगे तो रोजगार पैदा होंगे, और इसके लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी, चैलेंज ले रहे हैं आप। बिल्कुल। और हमने हमेशा से कभी भी सब चीज़ों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार किया और उन चीज़ों पे काम करके दिखाया है। हमारा ये मानना है कि हम जब भी चीज़ें लोगों के लिए करेंगे और लोगों के कॉपरेशन से करेंगे, लोगों की सहभागिता से करेंगे, तो लोग फिर सहयोग करते हैं। जैसे एक आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, हमने दिल्ली में एक कॉन्सेप्ट लगाया कि जितनी भी वहाँ मार्केट्स हैं, वहाँ से हमने बोला जितना आपकी मार्केट से टैक्स कलेक्शन होगा, उसका एक सर्टन पार्ट आपकी मार्केट के डेवलपमेंट में ही खर्च होगा। वहाँ की जो रोड्स हैं या जो उनके आपके टाइल्स लगनी है या वहाँ की व्यवस्थाएं, उन पर ही खर्च होगा। तो लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया, टैक्स ज़्यादा देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि आज पहली ऐसी एक सरकार है जो उनके टैक्स का पैसा उनको लौटा रही है, और उसकी एक कमेटी बना के उस कमेटी को पैसा दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट कीजिए। नहीं तो अभी होता क्या है कि एक मार्केट में एक लाइट टूट गई, वो पूरे दिन किसी जेई के पीछे परेशान रहेंगे कि इस लाइट को बदल दीजिए, सालों तक वो लाइट ठीक नहीं होगी, खराब पड़ी रहेगी। लेकिन जब आपने वही पैसा वहाँ की एक कमेटी को हैंड ओवर कर दिया, तो नेचुरली लाइट खरीदेंगे, लगा लेंगे, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। लेकिन ये देखिए कि व्यवस्थाओं को किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है, और जब लोगों की सहभागिता आप रखेंगे अपने साथ, तो निश्चित तौर पर चीज़ें अच्छी होंगी। तो बीजेपी, कांग्रेस और खासकर कल ही जो है उत्तराखंड राज्य के 21 साल पूरे हुए हैं राज्य गठन के। आपको क्या लगता है कि इन 21 सालों में उत्तराखंड में किसी भी तरह की कोई प्रगति नहीं हुई? कांग्रेस बीजेपी रही, जो विकास यहाँ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। एक जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था, क्योंकि हमने राज्य आंदोलनकारियों से भी बात की, वो बेहद दुखी हैं। वो कहते हैं हमने जिस सपने के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया था वो पूरा नहीं हो पाया। देखिए, हमने केवल इस पूरी सरकार को चुनौती दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। 5 काम, केवल 5 काम गिना दीजिए पिछले 5 सालों में इन्होंने किए हैं। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। जहाँ पर इनके मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री मिलते हैं चैनल पे, मैं हमेशा ही पूछता हूँ 5 काम गिना दीजिए। आज तक तो गिना नहीं पाए, एक काम नहीं गिना पाए। जब उनसे पूछो तो बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, हमने ये कर दी, लेकिन उनसे पूछे काम क्या किया? हमने एक पॉलिसी बना दी जिससे कि पलायन रुक जाएगा। मैंने कहा काम क्या किया? कि जी हमने एक पॉलिसी बना दी जिससे कि रोजगार हो जाएगा। काम क्या किया? कोई जवाब नहीं। स्पेसिफिक आपने, जैसे हम कहते हैं दिल्ली में हमने कहा जी स्कूल ठीक किए, आप जाके देखिए स्कूल ठीक हुए नहीं हुए। हमने कहा जी अस्पताल अच्छे किए, अस्पताल जाके देखिए। हमने कहा जी पानी किया, बिजली की, जाके देखिए किया है कि नहीं किया। आप, हम चैलेंज करते हैं, आप हमारे साथ चलिए देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ ऐसा गिनाने लायक 5 काम इस प्रदेश की सरकार बता दे कि पिछले 5 सालों में 5 काम किए हैं। जनता के सामने रखें, जनता वोट देगी, और फिर उसके बाद जनता के बीच में जाके ये कहें कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दीजिए। मुझे लगता है फिर ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जनता के बीच में जाके ये कहने की हिम्मत रखना कि अगर हमने काम किया है तो ही वोट दे दीजिए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है कि केवल काम किया है तो ही वोट दीजिएगा।
काम क्या है तो वोट दीजिएगा। एक बड़ा सवाल आपसे, आध्यात्मिक राजधानी की आप बात कर रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड को लेकर आपका क्या क्या राय है? और जिस तरीके से लगातार विरोध हमने पिछले दिनों भी देखा है, पंडा पुजारियों, हक हकूकधारियों ने जिस तरीके से विरोध किया है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का और कैबिनेट मंत्री का, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड में बनना चाहिए था या इसे तुरंत भंग करना चाहिए? देखिए, जिस परिस्थिति में ये उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है, इसको पूरी तरह से हटाए जाने की आवश्यकता है। और अगर कुछ चीज़ों की सुविधाओं की ज़रूरत है तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें पंडे पुजारी भी और भी लोग जो खच्चर वाले हैं, जो वहाँ छोटे होटल वाले हैं, जो छोटी छोटी सुविधाएं दे रहे हैं उस यात्रा में, उन सबका स्टेक है। आप बातचीत तो कीजिए। आप लोग, जब मैंने अभी आपको बोला कि लोगों की सहभागिता से जब आप काम करते हैं, भाई आप एक कमेटी बना दीजिए जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हो और वो बैठ के तय करें कि कैसा एक बोर्ड होना चाहिए। उसमें ये भी तय हो कि भाई खच्चर वालों की क्या समस्याएं हैं उनको भी देखें, जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी क्या समस्या है उनको भी हल करें, जो पंडा पुजारियों के जो हक हकूक है वो भी कैसे रहेंगे, उसके बाद जो छोटे छोटे होटल, छोटी छोटी सुविधाएं जो दे रहे हैं उनको कैसे काम मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज केवल देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से हिंदुओं के पवित्र स्थलों पर कब्जा करने का काम कर रही है इस टाइम की ओर। और बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये है कि जब केरल में ये बोर्ड बनता है तो ये विरोध करते हैं, लेकिन अपने बोर्ड बना के और पूरे, मुझे लगता है लगभग 52 मंदिर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके माध्यम से ये देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से इन सारे मंदिरों पर कब्जा करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं और लोगों की भावना है कि उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को जरूर भुगतना पड़ेगा। तो अगला चुनावी वादा क्या होने जा रहा है? 2 वादे आ चुके हैं, तीसरा चुनावी वादा क्या है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जब अनाउंसमेंट होगी तो आप लोग भी सादर आमंत्रित होंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि जितने भी वादे हम करेंगे हम उसको अक्षर से पालन करेंगे। मतलब वो हमारे लिए गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, धर्म ग्रंथ भी है कि जो वादे हम जनता के साथ करेंगे उनको पालन करेंगे। चाहे हम 5 बातें कहें, चाहे 7 बातें कहें। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टो के नाम पे हम 50 पेज की एक पोथी लोगों को पकड़ा दें जो ना लोगों को समझ में आई आज तक, ना पार्टियों के समझ में आई। केवल एक, मेरे को लगता है कि रिचुअल है कि जी मैनिफेस्टो लॉन्च करना है तो मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि जो भी हम वादे कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, वो फिर हम उसको पूरी तरह से पालन करें। लेकिन पलायन एक बड़ा मानते हैं कि आप इस पे वर्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि प्रदेश के लोग बाहर क्यों जाएं, प्रदेश के लोग काम के लिए दिल्ली क्यों जाएं, बॉम्बे क्यों जाएं, गुजरात क्यों जाएं, मध्य प्रदेश क्यों जाएं। यहाँ की जो लोग हैं वो शिक्षा के लिए बाहर क्यों जाएं, स्वास्थ्य के लिए बाहर क्यों जाए। अब आप ये देखेंगे, यहाँ से पहाड़ से, बागेश्वर से, ऊपर से कोई आदमी बीमार होता है, पहले उससे बोलते हैं जी जिला अस्पताल ले जाओ। जिला अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बन गए हैं। वो कहेंगे जी देहरादून ले जाओ। देहरादून जब लोग लेके पहुँचेंगे, अगर जिंदा बचा तो, नहीं तो लोग मर रहे हैं रास्तों में। उसके बाद देहरादून आने के बाद वो कहेंगे जी दिल्ली ले जाओ। तो मतलब पूरी ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये रेफरल पॉइंट्स बन गए हैं। जिला अस्पताल जाएंगे वो रेफ़र कर देंगे देहरादून जाएंगे तो दिल्ली रेफ़र कर देंगे। तो फिर यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों ने सरकार किस लिए चुनी? केवल रेफ़र करने के लिए। यहाँ के लोगों ने जो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, इतना भारी बहुमत दिया जो 57 सीटों का, केवल इसलिए दिया कि आप मुख्यमंत्री खेलते रहें पूरे 5 साल तक, और उसके बाद 5 साल के बाद जाके कहें जी एक मुख्यमंत्री दे दिया हमने जिसने अभी केवल 6 महीने जिसको हुए हैं। लेकिन इसके पे भरोसा कीजिए, जिस मुख्यमंत्री को आपने 4.5 साल रखा उस पर आपको ही भरोसा नहीं था, पार्टी को भी भरोसा नहीं था, और उस 4.5 साल का हिसाब अब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि भाई जिस मुख्यमंत्री पे आपका भरोसा नहीं है उस पर जनता कैसे भरोसा करे। तो ऐसे में एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव में एक समीकरण बनाना पड़ता है, और एक समीकरण में एक बड़ा चीज़ ये होती है कि सीटों को तालमेल किस तरीके से बनाया जाए, टिकट बंटवारा कैसे किया जाए। हमने देखा है बड़े बड़े दलों में टिकट बंटवारे को लेकर किस तरीके से जो है अंतर्कलह भी हो जाता है। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, हम लगातार सर्वेज कराते हैं, हमारी पार्टी लगातार लोगों के बीच में सर्वेज करा रही है और हर कैंडिडेट के लिए सर्वे हो रहे हैं। जहाँ पर भी अच्छे प्रत्याशी आ रहे हैं उनको हम घोषित कर रहे हैं प्रभारी बना के, और फिर उसके बाद जिन जिन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि, लेकिन जब हम सर्वे कराते हैं तो लोगों की एक राय, लोगों की एक मेरे को लगता है कि लोगों की जनभावना उस व्यक्ति के साथ जुड़ती हैं। जब आप जाकर लोगों से पूछते हैं कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए और कौन कैंडिडेट होना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि जनता की सहभागिता की जुड़ती है, और इस प्रक्रिया को हम लगातार दिल्ली में भी अपनाया और जहाँ जहाँ भी हम चुनाव लड़ते हैं इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। उत्तराखंड में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ से कैंडिडेट्स निकाल रहे हैं और फिर उनको जनता के सामने रखेंगे और कहेंगे कि भाई
इन कार्यक्रमों के साथ ये प्रत्याशी आपके सामने और जनता फैसला करे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे दिनेश जी आपका जय भारत टीवी से बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिनेश मोहनिया उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी जिन्होंने बताया कि अब किन रणनीति पे आगे जाकर जो है आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है और उत्तराखंड पर पूरा फोकस है और वो कहते हैं कि जो चुनावी वादा वो कर रहे हैं उसको पूरा करके भी निभाएंगे। तो हमारी इस खास मुलाकात में अभी के लिए बस इतना ही। और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और जय भारत टीवी को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।